शत्रु धड़ों को चीर रही थी, चौहानी तलवार वहां रक्त सलों से बहा रही थी। रण में फिरकर यहां वहां उपगढ़ का मार्तंड फलक पर आज पूर्णागोश में था। महाराणा प्रताप सा शौर्य दिखा, चौहान बड़े ही रोष में था। पर उपस्थित मुख्य अतिथिगण और सभी साहित्य प्रेमियों को नमन करता हूं। और वाकई में मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आज आदरणीय हरिओम पवार जी के सामने कविता वाचन का मौका मिला है। तो मैं अपनी कविता को समर्पित करता हूं एक ऐसे वीर योद्धा को जिसे उत्तराखंड का महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, यानी कि वीर भड़ कफू चौहान। और वीर भड़ कफू चौहान का युद्ध हुआ था गणपति तत्कालीन नरेश अजयपाल के साथ। 51 गढ़ों को विजिट कर दिया था अजयपाल ने, लेकिन जो एक गढ़ के गणपति थे कफू चौहान, उन्होंने क्या पत्र उन्हें भेजा था? पंछी में बाज के जैसा हूं, पशुओं में सिंह समान हूं मैं, ना रहूं अधीन किसी के भी, सुन ले वो खुला आसमान हूं मैं। है प्राण जब तक मुझ में, ना हाथ किसी के आऊंगा, निज स्वाभिमान जीते आया, हित स्वाभिमान मर जाऊंगा। तब अजयपाल विस्मय होकर के सेनापति से बोला, है कौन जिसे मुझ में न दिखा, मरण अग्नि का शोला, जिसके भय से केदार खंड कंपित होकर के डोल रहा है, उसके सम्मुख है कौन वह जो शब्द विरोधी बोल रहा है। जाओ और उसको कैद करो, लाकर चरणों में गिरवा दो, उसके गढ़ और भुजबल को जाकर मिट्टी में मिलवा दो। क्या बात है। प्रातः काल की रणभेरी सुन गूंज उठा उपगढ़ था। जब अजयपाल की सेना का डेरा पहुंचा भिलंग के तट पर था, उसे पता था कि ऐसी चुनौतीपूर्ण पत्र के उत्तर में युद्ध ही मिलेगा, भाल ही मिलेगा। था तैयार चौहान पहले से, घोड़े पर चढ़ रण की और बढ़ा, दोनों हाथों में तलवार लिए वो शत्रु झुंड पर टूट पड़ा। आहा, क्या बात। उपगढ़ की छोटी सेना कुछ ही क्षण में दम तोड़ गई, लड़ते लड़ते परमारों से क्षण में प्राणों को छोड़ गई। पर उपगढ़ का वह नायक कहां हार मानने वाला था, बरसेगा शत्रु पर काल की भांति वह यही जानने वाला था। शत्रु धड़ों को चीर रही थी, चौहानी तलवार वहां रक्त सलों से बहा रही थी। रण में फिरकर यहां वहां उपगढ़ का मार्तंड फलक पर आज पूर्णागोश में था। महाराणा प्रताप सा शौर्य दिखा, चौहान बड़े ही रोष में था। गाजर मूली सी काट रहे थे, कफू रण में परमारों को नित रक्त पिपासा बुझा रहे थे। कब से प्यासी तलवारों को संघार रौद्र सा मचा रहा था। कफू सेना के बीच खड़ा, तब जान बचाकर उसी बीच उसका सेनापति भाग खड़ा। उसके सेनापति को लगा कि कफू चौहान मर गया, क्योंकि उनकी पूरी सेना मर चुकी थी। तो अपनी सेना का मरण जान देबू सरदार था व्यतीत हुआ, ना देख सका कफू को रण में, वो ऐसी बात से चकित हुआ। उपगढ़ दुर्ग में जाकर के देबू यह बात बताता है, चौहान युद्ध को हार चुका, मरने का शोक जताता है। जब उपगढ़ की महिलाओं को लगता है कि हमारा राजा मर चुका है, तो जिस प्रकार का जौहर राजस्थान में हुआ था, उसी प्रकार का हमारे उत्तराखंड में भी एक जौहर हुआ था। आहत होकर सब महिलाएं जौहर करने को जाती है, अग्नि कुंड की लपटों में जाकर के देह जलाती है। शतकोटि प्रणाम करूं तुमको, हे उपगढ़ की नारी शक्ति, झुकने न दिया निज गौरव को, कैसे न करूं तुम्हारी भक्ति, कैसे न करूं तुम्हारी भक्ति। जब धूल चटाकर कपूरण से उपगढ़ दुर्ग में आता है, उपगढ़ की महिला बच्चों को धू कर जलता पाता है। यह विषाद घड़ी देख वह तत्क्षण मूर्छित हो जाता है। होश आने पर खुद को वह गंगा के तट पर पाता है। बेहोश होने पर अजयपाल के सैनिक उसे श्रीनगर में ले आते हैं, जहां अजयपाल सबके सम्मुख कफू को वीर बताता है। वो शामिल उसकी सेना में चौहान को यह समझाता है, पर उपगढ़ का वह नायक अपने प्रण पर था अडिग खड़ा। बोला, मैं नहीं झुकने वाला, चाहे सूली पर तो क्यों न चढ़ा। तब अजयपाल गुर्रा कर बोला। कविता अंतिम अवसान की ओर आपका ध्यान चाहूंगा, क्योंकि ये उत्तराखंड के एक ऐसे वीर योद्धा की है जिसके बच्चे के मुंह पे कफू चौहान का नाम रहता है। तब अजयपाल गुर्रा कर बोला, इसके धड़ से सिर फिरवा दो।
तलवार चलाओ ऐसी की सिर मेरे चरणों में गिरवा दो। क्या बात है, वाह। कपू चौहान से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने क्या कहा कि मुझे एक मुट्ठी बालू की चाहिए। अंतिम इच्छा मरते हो मुंह में भर बालू की मुट्ठी, गर्दन में तलवार चली जब, सिर पहुंचा गंगा के तट पर दुश्मन की जय जयकार हुई तब। सिर पहुंचा गंगा के तट पर दुश्मन की जय जयकार हुई तब अजय पाल क्या बोला, मैं हारा तू मरकर भी जीते, धन्य धन्य हो तुम्हें कपू चौहान, सदियों सदियों तक याद रहेगा हे वीर तुम्हारा स्वाभिमान, सदियों सदियों तक याद रहेगा हे वीर तुम्हारा स्वाभिमान। वीर भड़ों की गाथा को जब कहीं सुनाया जाएगा हे कपू चौहान, वह नाम तुम्हारा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।